डियर स्टूडेंट, मेरिट पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इसका पिछला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ चुका है कि मैनेजमेंट को किस तरह से आर्ट बोला जाता है, किस तरह से साइंस बोला जाता है। आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। आर्ट को आप लोग जान चुके हैं कि आर्ट क्या है, एक एक्वायर्ड स्किल के थ्रू आता है और ताकि डिजायर रिजल्ट को अचीव कर सके। आर्ट एक कला है, ठीक है, यानी किस तरह से, किस कला से जो है स्किल्स के द्वारा जो आता है, जो नॉलेज के थ्रू आता है और आपको रिजल्ट को अचीव कर सके। आज जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो है मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। फिर मैनेजमेंट एज ए साइंस भी पढ़ चुके हैं, तो पिछला वीडियो आई थिंक आप लोगों ने देखा, अब बहुत अच्छा से देखा आप लोगों ने, तो आपका रिस्पॉन्स में अच्छा मिल रहा है, तो उसी रिस्पॉन्स को जारी रखिए और मेरे इस वीडियो को आप अच्छा से देखिए और अच्छा से रिजल्ट भी कीजिए और अच्छा से पास भी होइए। तो आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो मैनेजमेंट को प्रोफेशन क्यों बोला जाता है, वाई मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन क्यों बोला गया। प्रोफेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि लॉयर का काम लॉ करना, ठीक है, लॉयर का लॉ करके लॉयर आता है आपका जो वकालत करता है कोर्ट कचहरी में। डॉक्टर का काम करता है इलाज करना, तो डॉक्टर भी क्या है, प्रोफेशन है। टीचर का काम पढ़ाना है, तो टीचिंग करना भी एक प्रोफेशन है। तो उसी तरह से मैनेजमेंट को एज ए प्रोफेशन क्यों बोला गया है, क्यों, क्या कारण है कि मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। तो सबसे पहला जो है ऐसा कारण है वो है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है, और जितना भी प्रोफेशन है सभी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज जो कि आपका एक्वायर्ड स्किल्स के थ्रू आता है, ठीक है, ट्रेनिंग के थ्रू आता है, फॉर्मल आपका इंस्ट्रक्शन के थ्रू आता है। तो जितना भी मैनेजमेंट है वो आपका एक्वायर्ड स्किल्स के थ्रू आता है, ट्रेनिंग के थ्रू आता है आपका, फिर आपको पढ़ाई के थ्रू आता है, पढ़ना पड़ता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद आपका उसको फॉर्मल इंस्ट्रक्शन फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, इसलिए इसको बोला गया क्या, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब जितना प्रोफेशन है वो बेस्ड है किसमें, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज पे, क्योंकि वो ट्रेनिंग के थ्रू आता है। बिना ट्रेनिंग किए वो नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग कैसे होगा, जब तक वो सीखेगा नहीं। कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है मान लीजिए तो उसको इलेक्ट्रिकल का पूरा नॉलेज होना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, ठीक है, इंडस्ट्री में ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, फिर आपका जहाँ पढ़ाई होता है कॉलेज में वहाँ ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, तब जा करके वो एक इंजीनियर तैयार हो जाएगा। डॉक्टर का काम भी वही काम है। डॉक्टर बिना ट्रेनिंग का कैसे आपको इलाज करेगा, वो कैसे उसको पता रहेगा कि कौन सा दवाई देना है, कौन सा दवाई नहीं देना है। तो बिना ट्रेनिंग का पॉसिबल ही नहीं है। तो कोई भी डॉक्टर हो, चाहे छोटा डॉक्टर हो चाहे बड़ा डॉक्टर हो, कोई भी, तो हर किसी को ट्रेनिंग लेना पड़ता है। बड़ा डॉक्टर है तो अच्छा कॉलेज में जाकर पढ़ाई करेगा, वहाँ पर नॉलेज एक्वायर करेगा, एक्वायर करने के बाद वो फिर आएगा, आने के बाद फिर क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस करेगा, प्रैक्टिस करने के बाद ही वो फिर किसी का इलाज करेगा। तो बिना ट्रेनिंग का वो पॉसिबल नहीं है, बिना ट्रेनिंग का। लॉयर भी वही चीज़ है, लॉयर भी क्या है आपका, वो कॉलेज में प्रैक्टिस करेगा, फिर किसी वकील के अंडर में प्रैक्टिस करेगा, प्रैक्टिस करने के बाद ही वो फिर आएगा आपका, और आ करके फिर आपका कोर्ट में फिर केस लेगा, केसेस लेगा। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है ये, ठीक है। दूसरा क्या है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री एंट्री जो है इसमें रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, एग्जामिनेशन के थ्रू होता है ये एंट्री। ऐसा नहीं कोई भी गियर नाम लिखा लिया, बिना एग्जामिनेशन का पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एजुकेशनल कॉलेज में बिना एग्जामिनेशन का पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आप डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनने के लिए क्या होगा, आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना पड़ेगा जो डॉक्टर का होता है। लॉयर बनने के लिए भी आपको क्या, आपको क्लैट वगैरह पास करना पड़ेगा, ठीक है। डॉक्टर बनने के लिए भी आपको क्या होगा कि आपको PMT वगैरह, मेडिकल टेस्ट वगैरह का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। तो बिना एग्जामिनेशन का ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। एजुकेशनल डिग्री आपको लेने के लिए आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, बिना एग्जामिनेशन का पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए क्या इसमें एंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, हर कोई एंट्री नहीं ले सकता है, ठीक है। जो एग्जाम देगा, एग्जाम देने के बाद अच्छा रैंक आएगा, उसी को अच्छा कॉलेज मिलेगा और वो तभी वहाँ पर जाकर के वो अपना पढ़ाई कर सकता है, ट्रेनिंग ले सकता है, ठीक है। ट्रेनिंग लेने के बाद ही वो आगे बढ़ सकता है, वो तभी वो उस प्रोफेशन में आगे बढ़ेगा। बिना ट्रेनिंग का, बिना एग्जामिनेशन का ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्या होगा कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, एंट्री जो है उसका रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी गया एडमिशन करवा लिया, कोई भी डॉक्टर बन गया, ऐसा नहीं, ठीक है। एग्जामिनेशन उसको देना पड़ेगा, एग्जाम देने के बाद ही उसका रैंक के हिसाब से ही आपका उसको कॉलेज मिलेगा, कॉलेज मिलने के बाद वो ट्रेनिंग लेगा, लेने के बाद ही वो फिर आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये तीसरा जो है वो आपका प्रोफेशनल एसोसिएशन। एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन, ठीक है। जितना भी आपका
आप जितना भी आपका प्रोफेशन है उसमें क्या एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है, संस्था होती है, तो उससे जुड़ना पड़ता है। उससे जुड़ने के बाद ही वो प्रैक्टिस कर सकता है। बिना संस्था से जुड़े वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे लॉयर हो, कोई भी हो, मतलब जो प्रोफेशन में है जुड़ा हुआ, तो बिना उस संस्था से जुड़े हुए उसको नहीं होता। उसका प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है, ठीक है। उससे क्या होता है, उसमें जाकर उसको जुड़ना पड़ता है, जुड़ने के बाद ही उसको वो प्रैक्टिस करने का देगा, ठीक है। जैसे मेडिकल के लिए मान लीजिए ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन है, ठीक है, ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन है। उसी तरह से लॉयर के लिए क्या है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, तो उस एसोसिएशन से उसको जुड़ना पड़ेगा, तब जा करके वो उस संस्था जो है उसको आपका ट्रेनिंग के लिए देगी, नहीं तो नहीं देगी आपको। तो आपका पास आउट करने के बाद उस एसोसिएशन से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पास आउट हो गए और अपने से आप इलाज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। या अपने से आप क्या वकील बन गया, ऐसा नहीं है। उस एसोसिएशन से आपको जुड़ना पड़ेगा, जुड़ने के बाद ही आपको वो प्रैक्टिस करने का मौका देगा, ठीक है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, जैसे मान लीजिए लॉयर लोगों के लिए, और आपका डॉक्टर लोगों के लिए है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, तो ये सबसे आपको जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। जो लॉ किया हुआ उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया जुड़ना पड़ेगा, और जो आपको डॉक्टर पढ़ाई किया वो उसको आपको ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ना पड़ेगा। तो ये क्या है कि आपका प्रोफेशनल एसोसिएशन है, ये प्रोफेशनल एसोसिएशन है, तो इससे आपको जुड़ना पड़ेगा। उसके बाद एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, 4 जो है वो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। फोर जो है वो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है। यानी कि हर प्रोफेशन में एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, जो उसको प्रैक्टिस करने का मौका देता है, ठीक है। बिना कोड ऑफ कंडक्ट का उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकता, और वो कौन देगा, वो प्रोफेशनल एसोसिएशन उसको देगा। तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जो है यही है कि उसको एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो हर प्रोफेशनल में आपको देता है। कौन देता है, जो उसकी संस्था होती है वही उसको देती है, ठीक है। ये तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट वही होता है आपको, और कुछ नहीं, ठीक है। यही एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है। उसके बाद जो है अगला पॉइंट है वो सर्विस मोटिव। जितनी भी संस्था है सबका मेन पर्पस क्या है, सर्विस देना। सर्विस देना ही इसका मेन संस्था है, ठीक है। डॉक्टर का काम क्या, सर्विस देना। लॉयर का काम क्या, सर्विस देना, अपना क्लाइंट को सर्विस देना। डॉक्टर का काम क्या, अच्छा से अच्छा बेटर सर्विस दे, तभी ना वो डॉक्टर के पास लोग जाएंगे इलाज कराने के लिए। उसी तरह से लॉयर का काम क्या है, अच्छा से अच्छा सर्विस देना। लॉयर अगर अच्छा सर्विस नहीं देगा तो कोई भी उसके पास एक भी केसेस नहीं आएगी, ठीक है। तो ये क्या है, सर्विस मोटिव इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, सर्विस मोटिव, ठीक है। तो बिना सर्विस मोटिव का क्या होगा, ये चल नहीं सकता। अगर अच्छा सर्विस नहीं देगा तो क्या, डॉक्टर का बदनामी हो जाएगा। अगर अच्छा माली सर्विस नहीं देगा तो उस लॉयर के पास कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या इस प्रोफेशन में यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग टीचर है, तो टीचर का क्या काम होता है कि अच्छा से अच्छा पढ़ाई करना, पढ़ाना। तभी मेरे पास आएंगे स्टूडेंट, अगर अच्छा नहीं पढ़ाई कराएंगे तो नहीं आएंगे। तो सर्विस मोटिव मेन होता है, इसका मेन पर्पस क्या होता है, आपका सर्विस मोटिव होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई थिंक, कि मैनेजमेंट क्यों प्रोफेशन बोला जाता है इस टॉपिक को, ठीक है ना। तो हमारे वीडियो सर आगे बना रही है, ठीक है। आगे आपको और भी बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे, जैसे लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, इस पे हम चर्चा करेंगे। लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट का भी लेवल होता है, ठीक है। टॉप, मिडिल और लोअर, 3 तरह का मैनेजमेंट होता है। टॉप, मिडिल और लोअर, ये 3 तरह का मैनेजमेंट होता है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो इसको जब तक आप चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। इस वीडियो में मैं एक नया टॉपिक जोड़ रहा हूँ, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद मैं अगला क्लास में जो है मैं उसको एक्सप्लेनेशन करूँगा, ठीक है। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट समझ लीजिए, लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, घर में भी देखिए लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है आप लोगों का, ठीक है। जैसे टॉप, मिडिल, लोअर। टॉप में कौन होता है, जो आपका पेरेंट्स होते हैं वो। फिर मिडिल में कौन होता है, यानी कि जो बीच का जो होता है, जैसे भाई बहन मान लीजिए हो गया, वो सब बड़े भाई है तो वो हो गया। और एकदम जो लोअर में होता है वो कौन, छोटे भाई बहन होता है। उसी तरह हर कंपनी में क्या होता है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, जो उस कंपनी को संभालता है, देख रेख करती है, ठीक है। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट उसी को बोला गया है। यानी ये 3 भाग में बटा हुआ है। पहला क्या हो गया, टॉप। दूसरा हो गया मिडिल, और थर्ड हो गया लोअर, जो एकदम निचला। टॉप, मिडिल और लोअर, ये एकदम निचला। तो टॉप में कौन बैठा रहता है आपका, सबसे पहले टॉप में यहाँ चेयरमैन होता है, एकदम चेयर पर्सन टॉप में,
ठीक है, जैसे घर में मान लीजिए कौन होता होगा, दादा दादी ये सब होता है ना, टॉप मैनेजमेंट है, इधर जाओ उधर जाओ, खाली देखता है बैठ करके। तो वही चीज आपको कंपनी में भी क्या होता है, एकदम टॉप लेवल पे होता है, खाली बस चेयरमैन चेयरपर्सन जो होता है उसका बैठा रहेगा, खाली सुनते रहेगा, डिसीजन लेगा बस। तो टॉप में वही होता है चेयरपर्सन, चेयरमैन वही होता है, बस ओनली डिसीजन मेकिंग उसका काम है, सुनना और डिसीजन मेकिंग लेना और कुछ नहीं करना, बस बैठा रहेगा वो अपना। ठीक है, तो घर में भी वही चीज़ होता है, घर में भी आपका दादा दादी रहेगा, क्या 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 किया, वहाँ जाओ यहाँ जाओ, ये चीज़ इसमें भी है। ठीक है, चौप हो गया। उसके बाद क्या हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर का जो बोर्ड होता है, बोर्ड मेंबर होता है, वो जो डिसीजन लेता है, ठीक है, किसी भी चीज के लिए कंपनी या किसी मैटर में डिसीजन लेता है, डायरेक्टर वही हो गया, की मैन बोला जाता है। ठीक है, चाबी जिसको बोला गया, ठीक है, की मैन यानी ताला का चाबी, की मैन उसी को बोला गया है, वही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उसके बाद आ जाइए आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोल सकते हैं, जो नीचे होता है। ये आप बोल सकते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। फिर आ जाइए जनरल मैनेजर, जीएम, जो एक एरिया को संभालता है, जो एक एरिया को संभालता है। ठीक है, एक एरिया को, जैसे टाटा स्टील कंपनी तो कहाँ कहाँ है उसका, जमशेदपुर में है, फिर आपको धनबाद में है झरिया डिवीजन। तो इस एरिया झरिया डिवीजन कौन संभाल रहा है, जीएम संभाल रहा है उसका। एक आपका जमशेदपुर कौन संभाल रहा है, उसका जीएम संभाल रहा है। उसका रिलायंस से भी क्या है, हर एरिया मैनेजर होता है, हर एरिया को संभालने वाला जो होता है जीएम, जनरल मैनेजर, वही झारखंड जोन का जनरल मैनेजर एक होता है। ठीक है, तो इसी तरह से क्या हुआ, हर कंपनी में एक जनरल मैनेजर होता है जो उस एरिया को संभालते हैं। ठीक है आपका, तो ये जनरल मैनेजर है। तो इस चीज को क्या है कि हर एरिया वाइज आपको संभालेगा। फिर आपको क्या होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर का काम होता है मैनेज करना, किसी भी काम को मैनेज करना मैनेजिंग डायरेक्टर का काम होता है। ठीक है, आप आ जाइए मिडिल में, फाइनेंस मैनेजर। जो फाइनेंस रिलेटेड काम को देखता है, फाइनेंस मैनेजर, पैसा से रिलेटेड काम को देखेगा, वो हो गया फाइनेंस मैनेजर। फिर आ जाइए मार्केटिंग मैनेजर। जो मार्केटिंग के रिलेटेड देखेगा, ठीक है, कंपनी में कि किस तरह से हम प्रोडक्ट का मार्केटिंग करें। ठीक है, जाके ज्यादा सेल हो, मार्केटिंग मैनेजर का काम होता है। किस तरह से हम मतलब कि ज्यादा आपका ऑफर निकालें। ठीक है, ये सब सारा काम मार्केटिंग मैनेजर का काम होता है। फिर आ जाइए ह्यूमन रिसोर्स, इसको बोला था एचआर। ह्यूमन रिसोर्स काम क्या होता है कि आपका रिक्रूटमेंट करना, किस तरह से हम एम्प्लॉयर रिक्रूटमेंट करें, कौन सा डिपार्टमेंट में कौन सा एम्प्लॉयर लगेगा, ये सब सारा ह्यूमन रिसोर्स काम होता है। सैलरी देना, सारा कुछ ह्यूमन रिसोर्स का ही काम होता है। ठीक है, फिर आ जाइए प्लांट सुपरिटेंडेंट। जो केवल प्लांट को देखता है, प्लांट को, इसी का काम है प्लांट सुपरिटेंडेंट। जो प्लांट का देखरेख करना उसका काम होता है, प्लांट का, कि प्लांट में काम सही तरह की प्लांट सुपरिटेंडेंट। ठीक है, ये सब काम होता है प्लांट सुपरिटेंडेंट का, जो प्लांट को देखेगा, बस अपना प्लांट जहां उसको ड्यूटी दिया गया उसी को देखेगा प्लांट से। फिर प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर काम होता है प्रोडक्शन देखना कि कितना प्रोडक्शन हुआ कितना नहीं हुआ, सारा रिपोर्ट तैयार करके देना कंपनी में। ये प्रोडक्शन मैनेजर का ही काम होता है, आपका प्रोडक्शन मैनेजर का, कि कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ ये देखना, ये कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर काम होता है। फिर आ जाइए सेल्स मैनेजर। इस तरह से और भी बहुत सारा होता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको कुछ एग्जाम्पल ही देकर के आपको बता रहा हूं बस। सेल्स मैनेजर का काम होता है सेल्स को देखना कि टारगेट को अचीव हुआ कि नहीं, ये देखना सेल्स मैनेजर का काम होता है। कि सेलिंग का जो टारगेट है वो अचीव हुआ कि नहीं, सेल्स मैनेजर का। ठीक है, जो टारगेट उसको दिया जाता है उस टारगेट को पूरा करना, ये सेल्स मैनेजर का ही काम होता है। ठीक है, ये सब सारा है। तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारा होता है, जैसे ऑपरेशन मैनेजर होता है, और भी बहुत सारा चीज है। फिर लोअर लेवल में सबसे होता है आपका सुपरवाइजर या फोरमैन बोल सकते हैं, सुपरवाइजर और फॉरमैन बोल सकते हैं आप उसको। फिर आ जाइए इसमें इंस्पेक्टर हो गया, जो इंस्पेक्शन करता है, काम को देखना आकर के। सुपरवाइजर का काम है कि किस तरह से काम करवाना, किसी भी काम को किस तरह से कराना, ये मैनेजमेंट का ही पार्ट है। सुपरवाइजर, उसको काम दे दिया जाता है, 10 एम्प्लॉय का काम एक सुपरवाइजर देखता है कि ये काम सही से कर रहा है कि नहीं, कोई फांकी नहीं मार रहा है,
इस काम को हमको शाम तक देना है, तो किस तरह से करवाए, इसको डांटे करवाए या प्यार से करवाए, ये सुपरवाइजर काम होता है। वो अपना तरीके से करवाता है उस काम को, अपने तरीके से एम्प्लॉयर साथ मिल करके उसी काम को करवाता है और समय पे पूरा करके उसको दे देता है वो। तो ये काम होता है सुपरवाइजर का काम। इंस्पेक्टर का काम होता है इंस्पेक्शन करना, आकर देखना कि सही से हुआ कि नहीं, क्या काम में कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है, ये इंस्पेक्शन का काम होता है, इंस्पेक्टर का काम होता है। तो ये आई थिंक आज का जो वीडियो है ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बारे में और हम लोग डिटेल से जानेंगे, उसके लिए मैं अगला वीडियो में आपको चर्चा करूंगा। तो मेरे इस वीडियो से बना रहिए, ठीक है, और देखते रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपको व्यूज़ को बढ़ाइए मेरे चैनल को। आई थिंक आज के वीडियो देख करके आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक कीजिएगा। आई थिंक मैं यही चाहता हूँ और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा ये। तो ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।